हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में आज हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के संबंध में कि इसमें आपका जो है रूल्स क्या रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तो आपका इसका नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आया है। बस जो आपका अपडेटेड कैलेंडर आया हुआ है उसमें इस पात्रता परीक्षा की बात करी गई है कि आपकी जो वर्ग 3 जो पात्रता परीक्षा होगी, इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर माह में होना है। ठीक है, तो इसमें अब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहना है, योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहने वाली है, क्या इसमें छूट रहती है। अब क्या जो बीएड वाले हैं वो इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्या जो डीएलएड या डीएड वाले रनिंग वाले अभ्यर्थी हैं वो क्या इस एग्ज़ाम में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या फिर एक जो आपकी स्कूल से NIOS वाली डीएलएड होती है वो यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं हैं। फिर यहाँ पर जो आपका पेपर होगा वो कितने अंक का होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो बनता है कि जो जिन्होंने 2020 में या इससे पहले आपकी जो मतलब 2020 वाले या पहले जो भी है, तो यहाँ पर जिन्होंने एक बार ये पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर ली है, क्या उनको दोबारा से यहाँ पर ये पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी या फिर वो एलिजिबल माने जाएंगे आपकी चयन परीक्षा के लिए। सैलरी संबंधी जानकारी भी यहाँ पर आपको हम बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि हम खुद एक प्राइमरी गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आपको बहुत ही सटीक जानकारी यहाँ पर हर एक चीज़ की देने का प्रयास करेंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि आपको तैयारी कहाँ से, जीरो लेवल से किस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं, और यहाँ पर जो पात्रता परीक्षा है जिसकी क्वालिफाई है वो भी यहाँ पर दोबारा दे सकता है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे उन्होंने पहले पास कर ली है पात्रता परीक्षा और दोबारा देते हैं, और यदि यहाँ पर पास नहीं कर पाते तो क्या जो उनको चयन परीक्षा देने का फिर मौका नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें, रूल्स आपका आया हुआ था कि यदि आपने एक बार पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर ली है तो वो हमेशा के लिए वैध रहेगी। भले ही आप दोबारा उस परीक्षा को देते हैं और डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो आपकी जो पहले पात्रता परीक्षा आपने क्वालिफाई कर रखी है वो यहाँ पर मान्य होगी। ठीक है, इससे आप आगे जो चयन परीक्षा होगी उसमें बैठ पाएंगे। इसके बाद क्या जो अदर राज्य के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे या नहीं, तो एक एक करके सारी चीज़ों पर अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है आपको बता दें, जो आपका पुराना वाला अभी तो नया आया नहीं है। ठीक है, अब कई ये कमेंट्स करने लगते हैं कि आप भ्रमित कर रहे हैं या ये वो, तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो सिलेबस है 95% आपका जो सिलेबस है बिल्कुल जो आपका पहले था, जो आपकी परीक्षा 2022-23 में हुई थी, मतलब उसका जो आपका सिलेबस था वही रहने वाला है। सारे के सारे सब्जेक्ट वही रहेंगे। अब 5% बदलाव क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे आपकी संस्कृत होती थी और इंग्लिश होती थी, तो इनमें से एक को कंपलसरी ये कर सकते, लेकिन अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम पुराने वाले नोटिफिकेशन पर चलते हैं और वहाँ पर चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये है आपका पुराना जो आपका 2020 में आपकी जो नियम पुस्तिका आई हुई थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा की, तो पहले इसको पात्रता परीक्षा ही कहते थे। ठीक है, क्योंकि पहले तो एक ही एग्ज़ाम्स होता था आपका और डायरेक्ट आपको ज्वाइन करवा दिया जाता था। लेकिन अब से जो है रूल्स बन गए हैं, चाहे आपका वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो या वर्ग 3 हो। अब जो अदर राज्य के यहाँ पर अभ्यर्थी होते उनको समझ में नहीं आता कि ये वर्ग 1 क्या है, वर्ग 2 क्या है, वर्ग 3 क्या है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से अदर राज्य में लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड चलता है या ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड चलता है शिक्षक भर्ती में, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में MP टेट वर्ग 1, MP टेट वर्ग 2, MP टेट वर्ग 3। अब जो वर्ग 3 होता है वो प्राइमरी टीचर कहलाता है, कक्षा 1 से 5 तक का। ठीक है, फिर आपका जो मिडिल का टीचर होगा तो वो 6 से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और जो उच्च स्तर होता है वो आपका वर्ग 1 कहलाता है। ठीक, अब देखिए, ये जो आपकी यहाँ पर आप प्राथमिक शिक्षक देख रहे हैं उसके लिए जो पात्रता परीक्षा है, तो ये आपका पुराना वाला नोटिफिकेशन है। अभी नया आपका जो है सितंबर में आपकी परीक्षा होनी है, तो आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। और लगभग 95% आपका यही जो रूल्स है ये फॉलो करेंगे। अब 5% जो बदलाव होगा उसमें आपका एक तो यही बदलाव हो जाएगा कि जो वर्तमान में जो आपका रूल आया है सर्वोच्च न्यायालय का, बीएड वाले अब प्राइमरी शिक्षक के लिए अप्लाई
अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और किसी भी राज्य में अब इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। जिस तरीके से आपके प्राथमिक शिक्षक जो हैं वो आपके वर्ग 1 के लिए एलिजिबल नहीं होते, या जो D.Ed वाले हैं वो आपके वर्ग 1 के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो उसी तरीके से B.Ed वाले भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका पुराना नोटिफिकेशन था, इसमें सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखना यहाँ पर ये जो परीक्षा है ये दिया गया है कि यहाँ पर आपके रूल्स दिए गए होंगे, ठीक है। देखिए ये जो पद होता है आपका वो प्राथमिक शिक्षक का पद है। अब यहाँ पर आपका जो पहले जो है आपका PEB हुआ करता था, वर्तमान में इसका नाम चेंज करके ESB कर दिया गया है। अब योग्यता यहाँ देखनी है कि जो योग्यता होती है वो क्या रहेगी। सिलेबस भी आपको अभी बताएंगे, ठीक है। इसी का जो सिलेबस है वो हम यहाँ देखेंगे। योग्यता देखना है, यहाँ कहा है कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, मतलब आपका 12th। अब एक कन्फ्यूजन क्या होता है कि कुछ अभ्यर्थियों का डाउट रहता है कि उसने 12th कर लिया और 12th के बाद उसकी D.Ed या DLED हो गई। क्या हो गई? DLED, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि जिसे कहते है डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र के लिए ही एक आपकी योग्यता मानी जाती है। तो यदि आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन नहीं किया है, D.Ed है आपका, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी योग्यता यही निर्धारित करी गई है। अब देखिए कई अभ्यर्थी जो होते हैं 12th के बाद उनका BSc वगैरह BA वगैरह हो जाता, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से आपका 12वीं मतलब कक्षा 12th 50% अंकों के साथ में क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए, और इसके समकक्ष 2 वर्ष का डिप्लोमा भी होना चाहिए, मतलब 2 वर्ष का कोर्स होना चाहिए, और वो है आपका D.Ed या DLED, ठीक है। क्योंकि पहले यहाँ अभी जो पिछली परीक्षा हुई थी 2020 में, उसमें आपके B.Ed वाले शामिल किए गए थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आ जाता है कि B.Ed वाले या प्राइमरी शिक्षक के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वो अब हर राज्य में आपका लागू होगा, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर एक डाउट ये भी रहता है कि जैसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 12th किया है, ठीक है, और 12th किया है इसके साथ ही उनका D.Ed है या फिर आपका DLED है, ठीक है, DLED है। अब उनको ये लगता है कि 12th और DLED के बाद क्या यहाँ पर 12th में आपके या जो DLED है इसमें आपके गायन वादन या ये कोई सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये बिल्कुल भी नहीं मतलब यहाँ पर होता है। आपका नहीं भी है फिर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपका ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पर दिया है, एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर यदि आपके पास ये योग्यता नहीं है तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि यदि ये योग्यता आप रखते हैं फिर भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ क्या कहा है कि 50% अंकों के साथ स्नातक, ठीक है। स्नातक का मतलब है आपकी जो है ग्रेजुएशन तथा शिक्षा स्नातक B.Ed जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा, तो यहाँ पहले B.Ed वालों के लिए लिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर ये लागू नहीं है, ठीक है। अब देखिए कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियमन 2002 के अनुसार। तो आपको यहाँ पर ये बस देखना है कि आपका तो जो है 12th होना चाहिए 50% अंकों के साथ में, और उसके समकक्ष आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा अर्थात D.Ed। अब B.Ed वाले तो यहाँ लागू है नहीं, और आपका जो NIOS DLED है ये बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल हैं, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ इन्होंने फॉर्म डाले हुए थे और ज्वाइन भी हुए हैं हमारे साथ में। हमारे खुद मतलब 1-2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पर इससे एग्ज़ाम दिया था और वो आज यहाँ पर चयनित भी हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा कोई नियम नहीं है कि इनको यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाए, अभी बिल्कुल ये एलिजिबल हैं। आप बिल्कुल अपनी तैयारी करने लगिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब जो आपका 60% और 50% मतलब यहाँ पर जो है आप कब यहाँ पर पास माने जाएंगे। तो यदि आप आरक्षण प्राप्त करता हैं, यदि आप किसी वर्ग कैटेगरी से हैं, यदि आपको आरक्षण प्राप्त होता है तो आपको कितना अंक चाहिए पास होने के लिए? 50%। मतलब टोटल जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 150 अंक का होता है। कितने? 150 नंबर का होता है। उसमें से आपको 50% चाहिए यदि आप किसी आरक्षण का लाभ ले
ले रहे हैं। यदि आप SC ST या OBC में आते हैं या फिर आप OBC के अलावा EWS में आते हैं तो आपके लिए 50% अंक मतलब 150 में से 75 अंक चाहिए, तब आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे और चयन परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी भी वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं करते हैं, मतलब आप जो हैं जनरल में आते हैं, UR कोटे से आते हैं या फिर कोई अदर जो राज्य है दूसरे राज्य का अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म फिल करता है तो उसके लिए भी वो यहाँ पर UR से ही सिलेक्ट होता है, तो उसके लिए 60% अंक मतलब 150 में से उसको 90 अंक चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पात्रता परीक्षा में अहर्कारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का दावा नहीं किया जाएगा। मतलब यदि आपने कोई भी आपका जो है सर्टिफिकेट वगैरह आपने पात्रता परीक्षा तो पास कर ली, आपने मान के चलिए 100 अंक प्राप्त कर लिए तो यहाँ पर आप पास हो जाते, लेकिन यदि आप जो यहाँ नियम बताए गए हैं उनका उल्लंघन करते हैं तो आपकी नियुक्ति जो है नियुक्ति का क्या मतलब पात्रता परीक्षा जो है वो यहाँ पर आपको आगे की परीक्षा देने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों केवल उन्हें 50% अंक का लाभ प्राप्त होगा। मतलब जो आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं SC ST OBC के अभ्यर्थी और जो आपके MP यानी मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी हैं उनको 50% अंक चाहिए। इसके अलावा भले ही आप आरक्षण प्राप्त करते हैं लेकिन अदर राज्य से आते हैं तो आपको 60% अंक ही प्राप्त करने होंगे, UR से ही आप सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अब देखिए दिव्यांगजन जो आवेदक हैं उनके लिए न्यूनतम अहर्कारी अंक 50% ही मतलब 75। अब देखिए पात्रता परीक्षा के प्राप्त अंकों का दशमलव के 2 अंकों तक उल्लेख किया जाएगा, फिर आपका ये नहीं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आवेदक को भाषा 1 और भाषा 2 के विकल्प को अलग अलग विषय चयनित करने होंगे। जैसे आपने भाषा 1 में आपका जो है आपने हिंदी को चयन कर लिया है, ठीक है, तो भाषा 2 में आप हिंदी को चयन नहीं कर पाएंगे। फिर भाषा 2 में आपको ऑप्शन होगा, एक तो संस्कृत का होगा और दूसरा होगा आपका अंग्रेजी का। या इसी तरीके से आपने भाषा 1 में संस्कृत ली है तो फिर दूसरा जो आपका भाषा होगा उसमें आपको अंग्रेजी और हिंदी मिलेगी, संस्कृत नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखना, यदि आपने भाषा 1 में हिंदी को ले लिया है तो भाषा 2 में आपको संस्कृत और अंग्रेजी में से किसी एक को चयन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर न्यूनतम आयु दिनांक, यहाँ आपकी जो आयु है ये 20 का नोटिफिकेशन है तो उसके अनुसार बताई थी कि 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें बताया जाएगा, जब भी आपकी यहाँ पर जो काउंसलिंग वगैरह होती तो वो डेट दी जाती है और कहेगा 2024 तक कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का नाम मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा। इसकी वैधता अवधि परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष तक रहेगी। ठीक है, तो ये पहला नोटिफिकेशन था, अभी ऐसा कोई रूल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आगे की चीज़ें ये दी गई हैं, इनको आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपका जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न यहाँ पर बताया गया है कि कितने अंक कितने मतलब जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसके थोड़े से सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या सिलेबस रहा था और आगे क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आपका सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट जैसे आपने वर्ग 2 और वर्ग 1 का जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें भी आपके सारे सब्जेक्ट पूछे गए थे। मतलब वहाँ पर जो है 150 अंक के ही एग्ज़ाम हुए थे। फिर आपका जो चयन परीक्षा होगी उसमें आपके 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर आपका नया नोटिफिकेशन आएगा जिस तरीके से वर्ग 2 और वर्ग 1 चयन परीक्षा का मतलब आने वाला है और आ चुका है। ठीक है, वर्ग 1 का तो आ चुका है, एग्ज़ाम भी हो चुका, ज्वाइनिंग भी होने वाली है, लेकिन वर्ग 2 का भी जो चयन परीक्षा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपकी और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर ये बताया गया है कि आपकी फ़ीस वगैरह कितनी लगती है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और ये आपके केंद्र बता दिए जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपकी जो है परीक्षा आयोजित होगी। फिर आपको ये बताया गया है यहाँ पर कि परीक्षा देने आप जा रहे हैं तो उसके लिए क्या यहाँ पर सेवा शर्तें हैं, कब आपको पहुँचना है, क्या कुछ लेकर के जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर परीक्षा योजना क्या है।
तो पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। यहाँ कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। प्रत्येक अंक जो है वो 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। मतलब 150 अंक हैं तो टोटल एक क्वेश्चन 1 अंक का, तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 अंक के होंगे, ठीक है। अब देखिए सारे जो क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पीय होते यानी MCQ प्रकार के होते हैं। 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से आपको एक सही करके टिक करना होता है। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर आपके जो 150 अंक हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले तो आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो अब जो बाल विकास है और शिक्षा शास्त्र तो आपको हर सब्जेक्ट का पढ़ना है। चाहे भाषा वन आपने हिंदी ली है तो उसमें भी आपके 15 अंक का 15 अंक का आपका मेन सब्जेक्ट पूछा जाएगा हिंदी, और फिर 15 अंक की हिंदी पेडागोजी। जैसे आपने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ली है या इंग्लिश ली है तो 15 अंक की उसमें भी आपको संस्कृत पेडागोजी या इंग्लिश पेडागोजी रहेगी। फिर आपकी जो गणित है, गणित में भी आपके 15 अंक के क्वेश्चन रहेंगे और 15 अंक की गणित पेडागोजी रहेगी। फिर पर्यावरण यदि आपका है, यहाँ पर पर्यावरण है तो उसमें भी 15 अंक की आपकी पेडागोजी रहती। तो पेडागोजी का पोर्शन सबसे अधिक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट में आपके 15-15 अंक के क्वेश्चन पेडागोजी के रहेंगे। तो यहाँ पर लगभग 75 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के रहने वाले हैं। तो पेडागोजी पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो आप बताइए, यदि पेडागोजी सही कर जाते तो उतने में ही आप यहाँ क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आपको केवल क्वालिफाई नहीं करना, आपने क्वालिफाई कर भी लिया है यदि 2020 में, तो पुनः से एग्ज़ाम देना और बहुत अच्छा स्कोर करने का प्रयत्न करना। इससे आपके चयन परीक्षा की तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ बाल विकास कितने अंक का आएगा, 30 अंक का। भाषा वन कितने अंक की, 30 अंक की। भाषा सेकंड 30 अंक की। गणित 30 अंक का और पर्यावरण अध्ययन 30 अंक का। इस प्रकार से टोटल 150 अंक हो जाते हैं। अब आप इसका जो एक एक करके सब्जेक्ट जो हैं इनका सिलेबस आप देख सकते हैं कि कितना कितना सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक दिए हैं, और आप यहीं से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं इसी सिलेबस को ध्यान में रख करके। तो देखिए यहाँ जो आपका CDP है, बाल विकास है, तो उसमें 30 प्रश्न हैं। इन 30 प्रश्नों में 15 जो प्रश्न रहेंगे वो बाल विकास के रहेंगे, और जो 15 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके यहाँ पर देखिए पेडागोजी। तो जो आपकी समावेशी शिक्षा करके होता है तो 5 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, जिसमें आपके सभी प्रकार के बालक आ जाते हैं। जैसे आपके जो हैं प्रगतिशील यहाँ पर जैसे प्रतिभावान बालक, सृजनात्मक बालक आ गए, ठीक है, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक यदि साधारण भाषा में कहें तो 5 प्रश्न इससे आते। 10 प्रश्न आपके जो हैं बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, समझते हैं, किस प्रकार से समस्या समाधान करते हैं, संज्ञान संवेग वगैरह, तो ये टॉपिक रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सारे टॉपिक यहाँ देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपकी ESV की साइट पर डला हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाल विकास के टॉपिक दिए गए हैं, यहीं से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द हम भी आपके वर्ग 3 की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, और CDP तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी हम कवर करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर आपकी यदि आपने प्रथम भाषा हिंदी ली है तो हिंदी में भी आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी भाषा के, और 15 प्रश्न शिक्षा शास्त्र के। तो ये देख सकते हैं ये टॉपिक दिए गए हैं क्या क्या पूछा जाएगा। फिर यदि आपने भाषा सेकंड में इंग्लिश ली है तो इंग्लिश के दिए गए हैं आपके सिलेबस, और फिर यदि संस्कृत ली है तो ये संस्कृत का सिलेबस है। फिर ये उर्दू वाले उर्दू का यहाँ सिलेबस देख सकते। गणित देखिए, गणित में भी आपके 30 अंक हैं तो 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 की रहेगी आपकी शिक्षा शास्त्र। तो ये देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। फिर आपकी पर्यावरण है, तो पर्यावरण में तो पूरा क्या कहें ब्रह्मांड ही समाया हुआ है, मतलब पूरी साइंस आ जाएगी इसमें, पूरा पर्यावरण, और ये टॉपिक यहाँ पर इसके दिए गए हैं, ठीक है। तो ये है आपकी पात्रता परीक्षा का सिलेबस, और यही सिलेबस आपका रहने वाला है। तो आप अभी से तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आपने वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं तो पहले उसकी तैयारी करिए, और फिर आप इसकी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका B.Ed के साथ साथ D.Ed भी होता है, तो वो तीनों वर्ग के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन है वो वर्ग 3 में ही रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल होंगे, करीबन 10 लाख फॉर्म फिल होंगे। यहाँ पर आप मान करके चलना, 2 लाख तो अदर राज्य वाले अभ्यर्थी रहेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी
जो आपके 2020 वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, क्या यहाँ ज़रूरी है उनको ये क्वालिफाई करना? तो नहीं, आप एलिजिबल माने जाएंगे। फिर भी यदि आप परीक्षा देना चाहते हैं तो ज़रूर देना, क्योंकि इससे आपके मेंस की तैयारी मजबूत होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ सैलरी के ऊपर बता देते हैं कि सैलरी किस तरीके से होती है। तो आपको बता दें कि यदि आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो आपकी सैलरी यहाँ पर पहले वर्ष 70% आपको मिलेगा, दूसरे वर्ष 80% आपको मिलेगा और तीसरे वर्ष 90%, फिर जाकर के आपकी पूरी सैलरी जो है वो 100% बनेगी। तो जो 70% होता है उसमें आपको करीबन बता दें 22,000 के समथिंग आपकी सैलरी बनती है। ठीक है, फिर आपकी जब 80% हो जाती है तो लगभग आपके 26,500 के समथिंग आपकी सैलरी बनेगी। फिर 80% के हिसाब से यदि आपको सैलरी 70 के हिसाब से मिलेगी, 80 के हिसाब से 26,000, 26,500। ठीक है, 90% यदि आपकी सैलरी बनती है तो फिर आपको लगभग 30,000 के करीबन मिलती है, और पूरा 100% जब आपको मिलेगी तो लगभग 34,000 के लगभग आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, और फिर इस तरीके से आपका जो है नियम चलता है। तो ये होती है सैलरी वर्ग 3 की। तो बहुत अच्छी आपके पास में एक मौका है, एक चांस है। तो आप पात्रता परीक्षा यदि क्वालिफाई भी हैं फिर भी आप तैयारी के लिए जुट जाइए। आपके पास सिलेबस भी है, हर एक चीज़ आपके पास है। यदि आप लगन से पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, यदि जानकारी पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।